Hello and welcome everyone. This is the next session in our Atulya series where we are trying to cover the swift revision of prelims for 2022. इस लेक्चर सीरीज में जहां हम ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी को एक साथ लेके चल रहे हैं, दिस इज द पार्ट वेयर वी आर डीलिंग विद द कंसेप्चुअल पोर्शन ऑफ इकोलॉजी एंड दिस इज द पार्ट 2 इन दैट इकोलॉजी कंसेप्चुअल पोर्शन. सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विद द आइडियाज ऑफ बायोम्स. वी हैव सीन the case of organization of life. Organization of life में हमने देखा था it started with an atom और biosphere तक. In between we have considered a term ecosystem कि लाइफ कैसे इवॉल्व करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, इकोसिस्टम अप्रोच से हमने देखा था. नाउ वन थिंग इज देयर, इफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि इकोसिस्टम कैन बी फाउंड एट डिफरेंट places and different regions. One way in which we can study ecosystem is to consider the biome. Biome का मतलब हो गया एक छोटा ऐसा यूनिट बायोस्फीयर में which has got a unique characteristic, unique climatic characteristic, unique vegetational characteristic. तो climate and vegetation के basis पर we have got different biomes. So this figure tells you कि आपके पास क्या क्या biome है. Here it is a graphical representation जहां पर आपको annual temperature की बात कर रहे हैं in degrees centigrade, and this is the annual precipitation in centimeters. So in this context जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है that means कि y एक्सिस पर ऊपर की तरफ प्लस जहां पर रेनफॉल के साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा है, that portion is the tropical rainforest. Further if you see जहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है बट बारिश हो रही है वहां पर, दैट इज द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ये हाई प्रेसिपिटेशन है कंपैरेटिवली, बट यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट इज इन बिटवीन 10 to 20 डिग्रीज. सिमिलरली ये जो पोर्शन है आपका ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट और सवाना, यू कैन फाइंड कि यहाँ पर टेम्परेचर इज हाई बट रेनफॉल इज लेस देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से कम यहाँ पर रेनफॉल है. सिमिलरली टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो रेनफॉल कहाँ कम है, टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट में, यानी कि कुछ सीजन में यहाँ पर ग्रीनरी रहती है, कुछ में ट्रीज अपनी ग्रीनरी को शेड कर देते हैं, यानी कि इस टाइप की फॉरेस्ट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज दी डेसिडुअस. डेसिडुअस उससे कम अगर प्रेसिपिटेशन होता है देन वी हैव गॉट द वुडलैंड और श्रबलैंड, और भी कम होता है देन वी गॉट दी टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि हम लो टेम्परेचर में देख रहे हैं. सेम आप अगर एरिड एरिया में देखोगे देन इट बिकम्स दी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, यहाँ पे बहुत कम बारिश है, साथ के साथ इवेपोरेशन ज्यादा है. तो यहाँ पर वेरी हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, मोर इवेपोरेशन. जब बहुत ठंडे टेम्परेचर में चले जाते हैं और रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, वी गॉट दी टुंड्रा बायोम. जब टुंड्रा बायोम से थोड़ी बेटर कंडीशन अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, देन वी गॉट दी बोरियल फॉरेस्ट. सो दिस पार्ट इज दी बोरियल फॉरेस्ट. सो लेट मी टेल यू व्हाट दिस फिगर इज टेलिंग यू. आपको यहाँ पर नाम दिया है एंड दिस ग्राफ इज टेलिंग यू जो हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन और हाईएस्ट टेम्परेचर वाली जोन है दैट इज द जोन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेसिपिटेशन वाली जोन आपकी कहलाती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, यानी कि हॉट डेजर्ट. लोएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेसिपिटेशन वाली जोन कहलाती है टुंड्रा. बाकी सब जितने भी हैं दे ऑल आर लाइंग इन बिटवीन. दीज आर द डिफरेंट बायोम्स. बायोम्स का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एरिया जहां पर बोथ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड साथ के साथ दे आर इंटरेक्टिंग विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स, and ultimately they garner or they furnish or they develop the unique characteristics.
मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जब इकोलॉजी में हम कंसिडर करते हैं वो एरिया जहां पर लाइफ एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो बायोम हो या कुछ हो, उसको हम इकोसिस्टम के तौर पर कंसिडर करके उसकी स्टडी करते हैं। तो वी फाइंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वन इज ओशन, जो कि हमारा वाटर से रिलेटेड है, देन एस्चुरी और सी कोस्ट वाला, फिर अगर हम बात करते हैं पॉन्ड और रिवर, दीज आर दी पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम है जिसके ये सारे पार्ट्स हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर इसको ब्रॉडली कवर कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ मरीन इकोसिस्टम या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड में आपको गार्डन मिल सकता है, फील्ड क्रॉप मिल सकता है, दीज आर दी मैन मेड। बचता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आपको या तो टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन मिल सकती है, बहुत स्टंटेड छोटे छोटे मॉसेस, लाइकन एक्सेट्रा, इतने छोटे छोटे फ्लोरा स्पीशीज, या फिर आपको फुल ग्रोन फॉरेस्ट मिल सकते हैं, चाहे वो एवरग्रीन हो, डेसिडुअस हो, दैट इज सीजनल। आपको डेजर्ट मिल सकता है विच इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जहां वेजिटेशन एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। या फिर आपको ग्रासलैंड मिल सकता है। ग्रासलैंड मतलब जहां पे प्रीडोमिनेंटली ग्रासेस अवेलेबल है, अगर ट्रीज भी हैं तो वो वुडी ट्रीज है जिनकी लीव्स बहुत ज्यादा लश ग्रीन नहीं है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम में जैसे हमने बात की थी कि सन का एक कंपोनेंट है, यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दीज आर दी बायोटिक एलिमेंट्स। सन का रोल प्लस ए बायोटिक एलिमेंट, तो एबायोटिक, बायोटिक एंड रोल ऑफ सन, सनलाइट, ये मिला के बनाते हैं एक प्रॉपर इकोसिस्टम फंक्शनिंग को। जहां पर भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, इट प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज। उन सर्विसेज को बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है जो सर्विसेज से एक रेस्पेक्टिव इकोसिस्टम अपने आप को इंप्रूव करने में प्रोवाइड करता है, या फिर जो सर्विसेज, जो बेनिफिट्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है एडजेसेंट एरिया को, दे आर टर्म्ड एज द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो अगर इफ वी सी इकोसिस्टम सर्विसेज को वी कैन डिवाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। वन इज प्रोविजनिंग, another one is regulating, another one is supporting, and one is cultural. Cultural is only restricted to human, whereas other services are useful for both biotic and abiotic community. जितनी तीनों सर्विसेज है, सपोर्टिव, रेगुलेटिव एंड प्रोविजनिंग, दे आर यूजफुल फॉर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटी। तो दोनों ही टाइप के लिए दीज आर यूजफुल। जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या आता है, इट प्रोवाइड द फूड फॉर एवरीवन, इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर ह्यूमन इंडस्ट्री, इट ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिनल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन इंडस्ट्री, फ्रेश वाटर फॉर एवरीवन। इकोसिस्टम हेल्प्स टू रेगुलेट एयर क्वालिटी, तो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है ऑटोमेटिकली। कैसे इंप्रूव करेगा? जैसे डाइल्यूट हो जाएगी अगर पोल्यूटेंट, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर से गायब हो जाएगा। क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम ट्रीज के प्रेजेंस में, वाटर को रेगुलेट करने का काम, इरोजन को रेगुलेट करने का काम, कि अगर बहुत ज़्यादा इरोजन है तो वहाँ पे ग्रासेस अगर हैं या नेचुरल वेजिटेशन है तो इरोजन विल बी लेस देयर। तो दिस इज द सिनेरियो। डिजीज को कंट्रोल करने का काम, पॉलिनेशन को कंट्रोल करने का काम, ये सब किस में आते हैं? रेगुलेटिंग सर्विसेज में, जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इकोसिस्टम सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे न्यूट्रिएंट को साइकिल करता है। एक न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वो सॉइल में आएगा, सॉइल से प्लांट्स में जाएगा एंड देन अगेन एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये जो साइक्लिक पैटर्न है न्यूट्रिएंट की, दिस विल हैपन। फोटोसिंथेसिस भी एक सर्विसेज है, दैट इज नोन एज दी सपोर्टिव सर्विसेज। सॉइल फॉर्मेशन भी एक सपोर्टिव सर्विसेज है इकोसिस्टम की। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिव एंड कल्चरल। कल्चरल स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के लिए, बाकी सारी है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लस अदर एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के लिए भी। मूविंग अहेड टू टॉक अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर ओपन क्योंकि उसके अंदर मटेरियल आ सकता है और जा सकता है उससे बाहर। दे आर डायनेमिक क्योंकि वहां पर हर टाइम एक्टिविटी चलती रहती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस दे परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय इकोसिस्टम? जो भी फंक्शन प्रोवाइड करेगा, दे रिजल्ट इनटू द फॉर्म ऑफ
इकोसिस्टम सर्विस। तो अब देखते हैं क्या क्या फंक्शन है जिसकी वजह से वी गेट द इकोसिस्टम सर्विसेज। वन इज द एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, अनदर वन इज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, अनदर इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, हाउ लाइफ इज इवॉल्विंग। लाइफ इज इवॉल्विंग इन इकोसिस्टम, इसका मतलब ये हुआ। तो इकोसिस्टम डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक चीज होती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। हर कोई इकोसिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर माउंटेनियस टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली टेम्परेट जोन इन हिमालयाज, तो वहां पर एवरी प्लांट स्पीशीज वुड क्रिएट एन इक्विलिब्रियम कि कुछ पर्टिकुलर ये स्पीशी होगी, स्पीशी 2 होगी, स्पीशी 3 होगी। ये इक्विलिब्रियम जब तक नेचुरली अवेलेबल है ये वैसा ही रहेगा, बट इफ वी ट्राई टू डिस्टर्ब इट, फॉर एग्जाम्पल पाइन की प्लांटेशन लगा दी वहां पर, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा उस इकोसिस्टम का, एंड अल्टीमेटली जो सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा था उनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली डिग्रेड होने लगेगी ग्रेजुअली। सो इकोसिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल भी है कि अगर हर्बीवोर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वी हैव गॉट कार्निवोरस एनिमल। सो कार्निवोरस पॉपुलेशन इज देयर टू feed upon the herbivores, and herbivores are there to feed upon the plants. So this is the kind of equilibrium. इसमें से कोई भी absent होगा, it would negatively or adversely affect the ecosystem. Let's say carnivores are not there, then what will happen? The population of herbivores will increase by that size that they will try to eat up each and every plant. Then ultimately what will happen? Shortage of food will happen for herbivorous population. उस शॉर्टेज की वजह से वापस से इकोसिस्टम अपने एस्टेब्लिश करेगा इक्विलिब्रियम को। कुछ लोग जो सर्वाइव कर सकते सर्वाइव करेंगे, अदर्स विल डाई। सो इट इज अ मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस और इक्विलिब्रियम क्रिएट करना इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का एक फंक्शन ये है। नाउ वन इज द एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन। सो वी विल ट्राई टू सी व्हाट इज एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन। सो बेसिकली एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में इट हैपेंस इन द सिंगल डायरेक्शन, सिंगल और यूनी डायरेक्शन। दिस एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। कहां से एनर्जी आती है? सन से आती है। सो एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, इट रीचेस टू द अर्थ एंड इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के थ्रू हर्बीवोर्स में, देन कार्निवोर्स में, और फिर उसके बाद में कार्निवोर्स क्या करते हैं? दे गेट डिकम्पोज्ड, और फिर वापस से क्या होता है? सॉइल में जाती है, और सॉइल किसको कंज्यूम करते हैं? प्लांट को। तो दिस इज अ मैकेनिज्म जिसमें ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी जो आती है वो सन से आती है, बट दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन एंड इट गोज बैक इस पूरे एंटायर प्रोसेस में। सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग, द ट्रॉफिक लेवल, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इन अ फूड चेन, वो देयर आर डिफरेंट लेवल्स जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विल ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन। एट द सेम टाइम इन दिस ट्रॉफिक लेवल द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। कहां से होगा? हमेशा फ्लो ऑटोट्रॉफ से पास होता हुआ सीधा पहुंचेगा ये कार्निवोर्स एंड देन डिकम्पोजर तक। सो दिस इज द mechanism. Here what is happening, from stage 1 to stage 2, stage 3, प्लांट्स जब जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इन प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद यहां तक जो एनर्जी पहुंचती है, दैट इज ओनली द 10% ऑफ व्हाट दैट इज बीन गैदर्ड बाय प्लांट्स। लेट्स से प्लांट्स कंज्यूम 100% ऑफ एनर्जी, सो 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग फॉर्म्ड बाय प्लांट्स। तो लेवल 2 पर हर्बीवोर्स के पास केवल 10 यूनिट्स पहुंचेगी। हर्बीवोर्स को अगर कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं, देन ओनली 1 यूनिट, दैट इज 10% ऑफ 10, ओनली 1 यूनिट विल बी 1 यूनिट ऑफ एनर्जी विल रीच टू द लेवल ऑफ कार्निवोरस। दिस इज द मैकेनिज्म। बाकी एनर्जी कहां जाएगी? मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल गो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन।
respiration and their metabolic activities. तो रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचने में कितनी एनर्जी बचेगी? केवल 10%. दिस इज नोन एज दी 10% एनर्जी रूल और इकोसिस्टम एफिशिएंसी. इकोसिस्टम एफिशिएंसी, इसका नाम एक और है. some people it has been identified by Lindman, so it is also known as Lindman rule. These are the level 1, level 2, level 3, level 4. These are the trophic levels. ट्रॉफिक लेवल. सो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे मूव करते हैं, द फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस इन ओनली वन डायरेक्शन. बट व्हाट इज दैट डायरेक्शन? एक लेवल पर एनर्जी जनरेट होती है बट दूसरे एनर्जी तक केवल 10 यूनिट्स पास होती है. नाउ मूविंग अहेड, जब एनर्जी का फ्लो होता है तो एनर्जी फ्लो इज हैपनिंग बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन टू बायोटिक कम्युनिटी. तो बायोटिक कम्युनिटी जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, इफ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, देन इट रिजल्ट्स इनटू द transmission of energy. Here some relationships are being identified in this graph और उनका टर्म दिया गया है. दिस इज स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, और इनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ है. अगर स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है और स्पीशीज बी को भी बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे के साथ आते हुए, फॉर एग्जाम्पल हमने कोरल में देखा था, कोरल में कोरल पॉलिप्स एंड एल्गे, दैट इज जूजेंथले, दीज एल्गे दे कम ईच अदर. तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ स्पेशल काइंड जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म. दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ स्पेशल काइंड जिसमें कहते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर. अगर स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है, बी को बेनिफिट हो रहा है, देन इट इज म्यूचुअलिज्म. अगर एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी को बेनिफिट नहीं हो रहा और ना ही लॉस हो रहा, देन इट इज नोन एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं कमेंसलिज्म. व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ कमेंसलिज्म. नॉर्मली जितने भी एपिफाइट्स हैं, एपिफाइट्स, what are epiphytes? Epiphytes are the trees in the air. That is to say कि कुछ ट्रीज दूसरे ट्री के, कुछ प्लांट्स एक बड़े ट्री के ट्रंक से पैदा होना शुरू कर देते हैं एंड दे डू नॉट कंज्यूम द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस ट्री. तो ट्री ए से दे डू नॉट कंज्यूम द न्यूट्रिएंट, दे टेक द न्यूट्रिएंट ऑन देयर ओन. हाउएवर दे आर नॉट हैविंग देयर ओन रूट्स. उनकी खुद की रूट्स नहीं है जो जमीन से एसोसिएटेड है, येट दे डू नॉट कंज्यूम फूड फ्रॉम द ट्री ए. सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप एपिफाइट्स वो इस कैटेगरी में आ सकती है जहां पर इट इज नोन एज कमेंसलिज्म. कि एक को तो बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट किसे मिल रहा है? एपिफाइट को जो अटैच्ड है बड़े प्लांट से. बट जो बड़ा प्लांट है इट इज नॉट रिसीविंग एनी बेनिफिट, नाइदर इट इज रिसीविंग एनी negative impact, so no effect. This is known as commensalism. You have to remember these terms. If both the species are interacting with each other when there is no effect, no positive effect is happening to each other, then what happens? It is known as neutralism. What it is? Neutralism. अगर एक species को benefit मिल रहा है दूसरी को नहीं मिल रहा और दूसरी harm में जा रही है, it is a loss to another species, then it is known as parasitism. So remember, epiphytes are not parasites. Parasites क्या करते हैं? जिस होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं उसी होस्ट से कंज्यूम करते हैं, उसको लॉस पहुंचाते हैं. दैट इज पैरासाइटिज्म. जब एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है दूसरी स्पीशीज को कोई इफेक्ट नहीं है, दैट इट इज नोन एज अमेंसलिज्म. जब दोनों स्पीशीज एक दूसरे को हार्म पहुंचा रही हैं, देन इट इज नोन एज कॉम्पिटिशन. सो हियर इट इज विन विन सिचुएशन. Parasitism is win-lose situation. One is winning, another one is losing. Commensalism is lose-lose situation. So everybody is at loss in competition, not commensalism. These are the relationships between biotic and biotic components. Between biotic
कंपोनेंट्स। आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे दैट यू कैन फाइंड इन नेचर। जैसे देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर फ्लॉकिंग अराउंड दी कैटल पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पर उनको इंसेक्ट्स मिलते हैं कैटल के अराउंड। देयर आर सेवरल फिश विच रोम और विच travel along with the big fish like whale. Why? Because they get more food, they get more probability of having food with the large fish. So that is the scenario. Different species, they do interact with each other to get the benefit out of their relationship. Now the question is, there are different relationship. कोई किसी को consume करता है, कोई नहीं करता. In the end, the one who is consuming becomes the prey. The one who is consuming becomes a predator and the one who is being consumed becomes a prey. तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक व्हाट वी सी, अ रिलेशनशिप हैपेंस ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर इन नेचुरल. सो उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन. एक कॉन्सेप्ट है चेन का इकोलॉजी में पढ़ने का, एक कॉन्सेप्ट है वेब का, फूड चेन और फूड वेब. चेन मीन्स इट इज लीनियर, वेब मीन्स इट इज कॉम्प्लेक्स. तो वेब इज कंपैरेटिवली बेटर रिप्रेजेंटेशन. किस चीज की बेटर रिप्रेजेंटेशन है कि इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, वन फूड चेन इज टर्म्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन. क्या नाम है इस फूड चेन का? ग्रेजिंग, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रेजिंग ऑफ हर्बीवोरस, ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स. तो किसको कंज्यूम करते हैं? दे कंज्यूम दी ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है. दे कंज्यूम दी प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर. वो कौन कंज्यूम कर रहा है? इंसेक्ट. इंसेक्ट को कौन कंज्यूम कर रहा है? इंसेक्टिवोरस बर्ड. इंसेक्टिवोरस बर्ड को कौन कंज्यूम कर रहा है? द वल्चर, जो बर्ड को कंज्यूम कर सकती है. दिस इज द टॉप प्रेडेटर. टॉप प्रेडेटर इज द स्पीशीज जो टॉप पर होती है. इट समटाइम्स इट इज ऑल्सो द कीस्टोन स्पीशीज, क्योंकि इसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है. अगर ये स्पीशीज को डैमेज होता है, वी नो दैट कि उसका असर क्या होगा इकोसिस्टम पर. दिस स्पीशीज नॉट ओनली टॉप्स और सिट ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन, ये उस पर भी दूसरी फूड चेन पर भी हाईएस्ट लेवल पर सेट करती है. दैट इज द डेट्रिटस फूड चेन. डेट्रिटस फूड चेन का मतलब है द फूड चेन विच स्टार्ट्स विद द डिकम्पोजिशन. यहां पर लाइव ट्री को, फ्रेश ट्री को कंज्यूम किया इस कैटरपिलर ने. हियर व्हाट इज हैपनिंग, एक पत्ती टूट कर नीचे गिरती है. नाउ इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज. इन द प्रोसेस हु इज टेकिंग पार्ट? द earthworm. Earthworm is the decomposer. It is saprotroph. It is being consumed by a rodent, and rodent is being consumed again by the top predator, vulture. So this vulture sits at the top. So there can be two types of food chain. One is grazing, another one is detritus. In any of the food chain, this rule we have seen कि अगर efficiency देखनी है ecosystem की, so from autotroph to herbivores to primary carnivore to secondary carnivore and till the decomposers, whatever we have, जो भी हमारे पास में एनर्जी आती है उसका केवल 10% ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर. दिस इज व्हाट दिस इज टेलिंग अस. सो सम ऑफ द एनर्जी विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ हो जाती है? एटमॉस्फेयर में. एनर्जी कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम से. बट जो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म में, वो वेस्ट हो जाती है. दैट इज 90% जो हमने ली है एनर्जी कंज्यूम की है, वो रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगी. रिमेनिंग जो होगी वो अगले ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचेगी. दिस इज अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब. नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस इज अनदर थिंग कि हम इकोलॉजिकल स्टडी को अगर करते हैं तो उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म को या फिर फ्लोरा एंड फौना को अरेंज कर सकते हैं. तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पिरामिड्स. वी नो दैट पिरामिड इज ऑफ दिस नेचर. टॉप में इट इज पॉइंटेड, बट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ पिरामिड ऑल्सो. दिस इज अनदर टाइप. दिस इज नोन एज इन्वर्टेड पिरामिड. सो हेयर अगर हम एक इकोसिस्टम में देखते हैं कि एनर्जी कहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी बन रही है, देन वी कैन क्रिएट अ पिरामिड. दिस इज नोन एज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द 100% ऑफ एनर्जी. लेट्स से दे प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. तो नेक्स्ट लेवल तक कितनी जाएगी?
10%, तो यानी कि ये इफ वी आर टू ड्रॉ तो यहाँ पर एक वील गेट द अपराइट पिरामिड. नेक्स्ट लेवल पर 1%, नेक्स्ट लेवल पर 0.1%. सो हेयर द एनर्जी इज डिक्रीजिंग विद द ट्रॉफिक लेवल. सो अगर आपके पास यूपीएससी में सवाल आता है द पिरामिड ऑफ एनर्जी is inverted or upright, so you know that it is the upright. Why? Because जैसे जैसे हम higher level of trophic पे जाएंगे वैसे वैसे it narrow downs. Similarly pyramid of biomass, अगर normally आप biomass की बात करते हैं so primary producer सबसे ज़्यादा produce करते हैं, तो सबसे ज़्यादा biomass कहाँ होगा? प्लांट्स का, ग्रीन का, ऑटोट्रॉफ्स का. अगर वो कम होगा बाय डिफॉल्ट यू नो कि अगर प्लांट्स कम है तो फिर हर्बीवोर्स क्या खाएंगे? अगर हर्बीवोर्स के पास खाने को नहीं होगा देन व्हाट वुड कार्निवोर्स ईट? तो इसीलिए मैक्सिमम वुड बी with the primary producer, then primary consumer, then secondary consumer, and then ultimately the final top level predator. Similarly pyramid of number, अगर इसकी बात करते हैं तो अगर pyramid of number की बात करते हैं तो maximum number remains in the quantity of primary producer, सबसे ज़्यादा वो होंगे अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें. फिर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कंज्यूमर. सो pyramid of energy, pyramid of biomass and numbers in terrestrial ecosystem. They are upright. However, there are other shapes of pyramid also. One is the inverted shape. ये कैसे हो सकता है? जब आपने एक ट्री को पूरा इकोसिस्टम माना हो. लेट्स से यू हैव कंसिडर्ड कि मैं इस ट्री के इकोसिस्टम को समझता हूँ, ट्री को पहले इकोसिस्टम मानता हूँ एंड देन आई विल सी कि इस ट्री में क्या हो रहा है, क्या क्या बायोटिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके की कम्युनिटीज किस तरीके की स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो इस ट्री में दिस इज ओनली वन प्रोड्यूसर. तो अगर यहाँ पर हम देखें दिस इज ओनली वन, इट केटर्स हर्बीवोर्स. तो लेट्स से 100 बर्ड्स इस ट्री के ऊपर फ्लरिश करते हैं जितने इसमें ये प्रोवाइड करता है. देयर आर सेवरल पैरासाइट्स, सो 10,000 पैरासाइट्स यहाँ पर हैं. देन हाइपर पैरासाइट्स, तो उन पैरासाइट से भी और छोटे लेवल के पैरासाइट्स हैं, दे आर इन लैक्स. सो व्हाट आर यू गेटिंग? ये जो नंबर का पिरामिड बन रहा है दिस इज इन्वर्टेड, कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर था इट इज ओनली वन. तो जैसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर से आगे बढ़ते जाते हैं टुवर्ड्स कंज्यूमर इट बिकम्स हाई. बट अगर इसमें भी देखें कि बायोमास कौन ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा, इट इज दी दिस वन. तो बायोमास का यहाँ पे पिरामिड क्या होगा? अगेन इट विल बिकम द अपराइट, कि ट्री का बायोमास विल बी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम लोअर बेस में क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या है? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर तभी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसकी वजह से ही बाकी सब लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हो पाए. सिमिलरली एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम फिर से ट्री को एक इकोसिस्टम मान के चले कि एक सिंगल प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे कुछ हर्बीवोर्स है, बट उन हर्बीवोर्स को एक कार्निवोर्स उन पे कंज्यूम करता है. So this can become a distorted pyramid, like a spindle shaped pyramid. So pyramid can be inverted, pyramid can be of different shape. This can be another example of pyramid, which you know. This can be another type of pyramid. Here what is it is happening? ये आपको देखने की जरूरत है inverted pyramid में, that the biomass which is produced at the producer level is 4 gram per meter square ocean में. बट इफ यू सी कि वहां पर जो हर्बीवोर्स हैं दे आर हैविंग मोर वेट देन देयर आर कार्निवोर्स जिनका वेट और भी ज़्यादा है अगर आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में. वाई दिस इज सो? बिकॉज यहाँ पर ओशन में जो प्रोड्यूसर कम्युनिटी है इट इज इन जनरल शॉर्ट लिव्ड, लाइक एल्गे टाइप ऑफ यहाँ पे प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी डोमिनेट करती है. व्हाट दे डू? दे कम, दे फ्लरिश एंड देन दे डाई. सो व्हाट इज हैपनिंग? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया में देखेंगे यू विल फाइंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्लांट्स, बट आप देखोगे वहां पर उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में देयर विल बी मोर हर्बीवोर्स एंड मोर कार्निवोर्स. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड है, एट द सेम टाइम दे ग्रो वेरी फास्ट. तो वो एक टाइम पर आएंगे, दे डाई, दे आर बीइंग कंज्यूम्ड, देन अगेन फिर से वो स्प्राउट आउट होंगे. सो अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल एक लंबे टाइम पर देखोगे देन दिस विल बी हाई. बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे देन यू वुड रियलाइज कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पर कम है. तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम है हेयर, वेयर इन दी एक्वेटिक पिरामिड. तो इन्वर्टेड एक पिरामिड आपको यहाँ पर भी मिल सकता है. व्हाट यू नीड टू मेमोराइज, यू कैन मेमोराइज दिस थिंग कि कहाँ कहाँ आपको इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट द
ecosystem was the biogeochemical cycle. So we will discuss what are biogeochemical cycle. So the biogeochemical cycle, as the name suggests, it has biotic component. Geo means it is related to earth, तो अर्थ के अदर फीचर्स दैट इज टू से एबायोटिक, ये भी एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे. केमिकल मीन्स इनऑर्गेनिक पार्ट भी होगा यहाँ पर. साइकिल मीन्स इट विल बी इन द साइक्लिक मैनर कि एक जगह से एंट्री होगी दूसरी जगह से एग्जिट हो जाएगी. दिस प्रोसेस कैन बी सीन. सो व्हाट इट हैपेंस, इट इज द सन. सन से सनलाइट आ रही है, तो दिस इज द सन. सन से सनलाइट आ रही है, दिस इज इनिशिएटिंग द प्रोसेस. यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर इट इज बायोटिक कंपोनेंट, कंज्यूमर इज द बायोटिक कंपोनेंट, डीकंपोजर इज द बायोटिक कंपोनेंट. इनऑर्गेनिक पूल, न्यूट्रिएंट पूल, दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें सॉइल भी आ जाएगी, वाटर भी आ जाएंगे, अदर रिसोर्सेज भी आ जाएंगे. तो एनर्जी सन से आएगी और कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी हर स्टेज पर. सो एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल कि एक जगह से आ रही है एंड देन इट इज मूविंग आउट अलग अलग लेवल पे. तो एनर्जी इज मूविंग आउट एट डिफरेंट लेवल. बट व्हाट इज हैपनिंग, other things are happening in the cyclic manner. So these things are happening in the cyclic manner. ये साइकिल चलती जाएगी. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे एंड देन दे विल बी डिकम्पोज इन द प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, अर्थ का इन्वॉल्वमेंट होगा, एबायोटिक रिसोर्स होंगे एंड केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे इस पूरे प्रोसेस में. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. दिस इज ऑफ टू टाइप्स. एक तरीका हो सकता है इसे देखने का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और सेडिमेंट्री. दूसरा तरीका हो सकता है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट. गैसेस साइकिल में क्या होगा, वेयर गैसेस लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम देखेंगे कि हाउ दीज आर रोटेटिंग इन द एंटायर सिस्टम, या फिर वाटर वेपर कैसे मूव कर रहा है. सेडिमेंट्री मतलब हो गया जो रॉक साइकिल हमने देखी थी, तो जो कंपोनेंट रॉक को इन्वॉल्व करते हैं या फिर रॉक में जाकर स्टोर होते हैं. तो अ साइकिल कुड हैव बोथ द कंपोनेंट्स गैसियस एज वेल एज सेडिमेंट्री, यानी कि अर्थ से रिलेटेड. साइकिल कुड बी परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट. परफेक्ट मतलब जितना प्रोड्यूस था पहले वापस घूम के उतना ही बन जाना. इम्परफेक्ट मतलब लॉस ऑफ मटेरियल. लॉस ऑफ मैटर मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें वापस उतना 100% नहीं आ पाया. तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे इम्परफेक्ट साइकिल होगी. सो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ साइकिल, दैट इज गैसियस, सेडिमेंट्री एंड परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल. अगर इसको देखते हैं, मूविंग अहेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इज द नाइट्रोजन साइकिल. इसके अलावा कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, दे आर वेरी कॉमन, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दोज. सो इट वुड बी सजेस्टेड कि आप उन साइकिल को एक बार देख लें, जस्ट गो थ्रू देम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल. Nitrogen is 71% of the atmosphere. This happens to be in an inert form. This nitrogen cannot directly be consumed by plants. तो प्लांट्स इसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपेंस, द नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड इन द सॉइल, जहां से प्लांट के रूट्स उसको यूज कर सके. सो हेयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज अवेलेबल. दिस इज बेसिकली बीइंग फिक्सेटेड. सो नाइट्रोजन इज फिक्सेटेड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो प्लांट रूट के साथ स्पेसिफिकली लेग्यूमिनस प्लांट जहां होते हैं वहां पर नाइट्रोजन इज बीइंग फिक्सेटेड. फिर इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से अमोनियम बनता है. देन इट हैपेंस टू पास थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करवाते हैं. सो वी गेट नाइट्राइट्स फिर अगेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनके ऊपर काम करते हैं. देन वी गॉट नाइट्रेट्स. ये नाइट्रेट्स जाकर असिमिलेट होते हैं कहां पर, प्लांट के रूट सिस्टम में. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दिस प्लांट ग्रोज. इन नाइट्रेट्स पे दूसरे बैक्टीरिया भी काम करते, दे आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. तो इन नाइट्रेट्स को वापस से वो एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं. प्लांट्स के जो रूट हैं या प्लांट्स के जो पार्ट हैं जो लैंड पर गिरते हैं, दे आर बीइंग डिकम्पोज्ड. तो डिकम्पोज होने के बाद वो चाहे एरोबिकली या एनारोबिकली डिकम्पोज हो,
what they become ammonium. So what I am trying to tell you here is that this is a cyclic process कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप किया जाता है, फिक्स किया जाता है, फिर वो अमोनियम में कन्वर्ट होते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट है. वो बैक्टीरिया अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम से नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स. देन अगेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है. इट इज नाइट्रेट्स जो कि प्लांट में असिमिलेट होते हैं, प्लांट्स कंज्यूम करता है. सो प्लांट डू नॉट कंज्यूम नाइट्रोजन डायरेक्टली, ना ही अमोनिया को. व्हाट दे कंज्यूम द नाइट्रेट्स. और नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन से नाइट्रेट तक पहुंचने में देयर आर सेवरल स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो इट इज, उसके बाद में अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, देन इट लीड्स टू assimilation. दिस इज द प्रोसेस. सॉइल में अमोनिया बनने का दूसरा तरीका ये भी है कि प्लांट का जो डिकम्पोजिशन हो, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. सो अमोनियम आयन तब बन सकते हैं जबकि डायरेक्टली यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा हो. दिस साइक्लिक मैनर इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल एंड इट इज द इंपॉर्टेंट साइकिल विच यू कैन कीप इन योर माइंड, जो कि आपके से एग्जाम में भी पूछ सकता है. ऑलराइट, मूविंग अहेड. जब हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, अनदर टर्म इज द इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. तो जो बायोमास इकोसिस्टम गैदर करता है, प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द बायोमास. इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का मतलब है इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कि किस दर से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है. सो द पोर्शन ऑफ फिक्स एनर्जी एट अ ट्रॉफिक लेवल विच पासेस to next level is called the production. Productivity and production, these are the two different things. Productivity is the rate of biomass production and production is the amount जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रही है. बायोमास कितना बन रहा है, इसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. इसको दो तरीके से वी कैन स्टडी. वन इज थ्रू कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. What is gross primary productivity? Gross primary productivity is the rate of production of organic matter during the photosynthesis. The entire energy जो भी photosynthesis में बनती है उसे क्या बोलते हैं हम? Gross primary productivity. एक दूसरी टर्म है that is the net primary productivity. Net primary productivity means अगर आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देंगे प्लांट के, तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो पूरा प्लांट एनर्जी बना रहा है बट उसमें उनका रेस्पिरेटरी लॉस काउंट नहीं हुआ. जब ये दूसरी स्टेज पर जाएंगे, बाय द टाइम जो आपका बायोमास है जो आपका प्रोड्यूस्ड है वो प्रोड्यूस दूसरे लेवल पे पहुंचेगा, उसमें आपको रेस्पिरेटरी लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा. अगर आप रेस्पिरेटरी लॉस को कंसिडर करते हैं देन प्रोडक्टिविटी बिकम्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट में क्या रिड्यूस करा हमने? रेस्पिरेटरी लॉसेस. सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन फॉर हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो अपने लिए खाना खुद नहीं बना सकते. नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by consumers. तो अगर कोई consumers if they are gathering the biomass by consuming the herbivores, तो क्या बनता है? We get the secondary productivity. तो आपके पास इस पेज से what are the different terms you get? You get one is the gross primary productivity, another term is the production, another term is the net primary productivity, and then the last term, fourth term is the secondary productivity. These are the four terms जिसके ऊपर UPSC may ask you a simple statement and you know what is the concept. अब एक बार देखते हैं. This is an important table. So here you need to see कि कहाँ पर किसकी productivity ज़्यादा है. If you see tropical rain forest, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो मीन प्रोडक्टिविटी है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि पर यूनिट एरिया में इट इज द हाईएस्ट. हाउ मच? 2200 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो एक साल में ये इतने ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में बनाता है.
अगर हम ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट की बात करें सो इट इज 1600, ये आपको देखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू सी विच हैज द मैक्सिमम विच हैज द मिनिमम. तो अगर जहाँ डेजर्ट है, रॉक है, इट हैज गॉट द मिनिमम. अब आप देखिए, आप एक ऑर्डर याद रख सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है जिनको याद रख सकते हैं, जैसे 700 फॉर सवाना एंड 700 फॉर वुडलैंड, 900 फॉर सवाना, राइट. स्वम्प और मार्श की प्रोडक्टिविटी आप देख सकते हैं, इट इज कंपेरेबल टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. स्वम्प और मार्शेस आर कंपेरेबल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ये कॉन्टिनेंट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इज 773 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. अब बात करते हैं ओपन ओशन की या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम की. तो ओपन ओशन जो कि बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है, सो हेयर ओवरऑल इफ यू कैन सी कि यूनिट एरिया के कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी विल बी लेस. अपवेलिंग जोन्स में प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली हायर, देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी थोड़ी हायर होगी, बट हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इज विद द एल्गल बेड्स एंड कोरल रीफ्स. सो अगर आप कंपेयर करते हैं कोरल रीफ्स को और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, where you get the maximum productivity is with the coral reefs and algal bed. फिर उसके बाद में एस्चुरीज यानी मार्शी एरिया की प्रोडक्टिविटी भी हाई है. इफ यूल सी कि मरीन एरिया की प्रोडक्टिविटी कितनी है, इट इज इन टोटलिटी 152 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो देयर कुड बी सम क्वेश्चंस इस इंफॉर्मेशन से. वन कुड बी, वो सिंपली आपसे पूछ लेंगे कि मरीन प्रोडक्टिविटी ज्यादा है या फिर आपके टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. सो इस ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं. वो कंपैरिजन कर सकते हैं रेन फॉरेस्ट में एज वेल एज दी रीफ्स में. सो सच कंपैरिजन कैन बी अंडरस्टूड. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज जहां पर कंपेरेबल डेटा हो, जैसे यहां पर आपको यहां कंफ्यूजन हो सकता है, सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. हो सकता है कि बोरियल फॉरेस्ट में आपको लगे कि प्रोडक्टिविटी कम है, तो आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, वेयर आई कैन गेट कंफ्यूज्ड. सो यू नीड टू सी दिस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ सक्सेशन. सक्सेशन is basically about the ecosystem development. So ecological succession is about ecosystem development. इकोसिस्टम डेवलपमेंट कि कैसे इकोसिस्टम डेवलप करता है. इकोसिस्टम मतलब जहां पर आपके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, वो लाइफ को के फॉर्म में इवॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. वन इज द प्राइमरी, अनदर वन इज द सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब है जब वहां पर बेयर लैंड हो, उससे पहले कभी भी वहां पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई होगी. आपसे हमने डिस्कस किया था इन द केस ऑफ बिग बैंग थ्योरी कि अर्थ जब फॉर्म हुई थी तो इट वाज इनिशियली वेरी हॉट, तो वो धीरे धीरे उसमें कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, कंसोलिडेशन ऑफ मास हैज हैपेंड इन केस ऑफ अर्थ. और फिर उसके बाद में रॉक से सॉइल बनी, सॉइल से धीरे धीरे मिनरल जनरेट हुए, देन एयर, एंड देन वी गॉट द फॉर्मेशन ऑफ और एग्जिस्टेंस. वी केम टू नो दैट लाइफ केम इनटू बीइंग. तो इनिशियली बेयर रॉक्स, इनकी वेदरिंग होती है. उन रॉक्स के ऊपर द टफ और हार्डी स्पीशीज लाइक लाइकन्स जो कि डिफिकल्ट वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, दे टेक द शेप. तो टफ स्पीशीज दे कम इनटू बीइंग. फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, दिस इज द टाइम ग्राफ, जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वी गेट दी स्मॉल प्लांट्स एंड लाइकन्स. तो यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं. दीज आर दी पायनियर स्पीशीज जो स्टार्टिंग में बनती हैं. दीज आर दी पायनियर स्पीशीज. फिर ग्रासेस आते हैं एंड देन पेरेनियल प्लांट्स आते हैं जो कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं. देन ग्रासेस, श्रब्स एंड सम अदर ट्रीज विच आर नॉट वेरी टॉलरेंट, तो आपको मिलेंगे. दीज आर दी इंटरमीडिएट स्पीशीज. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, एक क्लाइमेक्स स्पीशीज आ जाती है, यानी कि अब इकोसिस्टम जो है ये फुली डेवलप हो चुका है. तो जब इकोसिस्टम फुली डेवलप हो जाता है उस टाइम पर क्या आते हैं, क्लाइमेक्स स्पीशीज. तो इकोसिस्टम फुली डेवलप्ड है, देन वी गेट द क्लाइमेक्स स्पीशीज. और यहां पर इकोसिस्टम हैज द इक्विलिब्रियम. ऑल द बायोटिक फैक्टर्स आर रिलेटेड विद ईच अदर इन सच अ वे कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते. इकोसिस्टम और इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस इज बीइंग फॉर्म्ड यहाँ पर. दिस प्रोसेस बेयर रॉक से जहां पर कभी भी प्लांट नहीं हुए, वहां पर वी गेट द प्राइमरी सक्सेशन.
तो ऐसे इकोसिस्टम डेवलप होता है. अनदर टर्म इज दी सेकेंडरी सक्सेशन. व्हेन सेकेंडरी सक्सेशन हैपेंस कि यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी सफर्स डैमेज और ये गायब हो जाती है. इट मे बी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, मे बी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और एनी अदर रीजन. तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी गायब हो गई ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस. व्हाट वी गेट? अ प्लेन लैंड. फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर आफ्टर 1 or 2 years देयर आर सम प्लांट्स which are annual in nature, then grasses do come in picture, then shrubs, and then ultimately we get the another forest developed. तो जो स्टार्टिंग की स्पीशीज थी they were the pioneer species. यहाँ पर भी आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिली. दिस कम्युनिटी वॉज रिलेटेड टू सेकेंडरी क्लाइमैक्स. बीच में इंटरमीडिएट स्पीशीज मिली. दिस इज ऑल्सो शोइंग द टाइम लाइन. And here ecosystem is developed the another time. This is known as the secondary succession. Secondary succession means एक बार प्राइमरी वहां पे सक्सेशन हो चुका है, उससे पहले वहां पर लाइफ थी. प्राइमरी सक्सेशन में क्या था, वहां पर पहले कभी लाइफ नहीं थी. इट वॉज बेयर रॉक एंड ओनली रॉक. सबसे पहली बार लाइफ इवॉल्व होती है एंड डेवलप होती है टुवर्ड्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी. दैट इज आवर प्राइमरी सक्सेशन. जब दोबारा ये प्रोसेस फॉलो होता है देन इट इज नोन एज दी सेकेंडरी सक्सेशन. एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, तीसरे स्टेज में जाना, दिस स्टेज में जाना, ये जो स्टेजेस हैं दीज आर रेफर्ड टू एज सीयर्स. SERE. These are the seers or Siral stages. Seers और Siral stages ये कहलाती हैं. Now we know कि हमने रॉक से बात की तो रॉक से प्लांट कम्युनिटी डेवलप कर सकती है. देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन. कोई आपको रॉक से मिलेगा तो कोई पानी से मिलेगा तो कोई ड्राई एरिया में मिलेगा. तो उनके लिए टर्म है. अगर सक्सेशन स्टार्ट होता है एक्वेटिक हैबिटेट से देन इट इज हाइड्रोसियर. हैबिटेट से क्या होगा? इट इज एक्वेटिक हैबिटेट. यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे, कुछ प्लांट बॉटम में आएंगे एंड अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगा और अल्टीमेटली ये पॉन्ड जो है ये एक्वेटिक एरिया ये फिल हो जाएगा और यहाँ पर वी गेट दी क्लाइमेक्स ट्रीज. तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिल जाएंगे. दिस इज दी हाइड्रोसियर जो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्वेटिक हैबिटेट से. ज़ेरोसियर कहाँ से? जो ड्राई हैबिटेट से स्टार्ट होता है, यानी कि ड्राई एरिया से स्टार्ट होगा जहां पानी की कमी है, डेजर्ट टाइप की लोकेशन है, ज़ेरोसियर. बेयर रॉक से जो स्टार्ट होता है इट इज नोन एज द लिथोसियर एंड वी नो दैट लिथोस मीन इज रिलेटेड टू अर्थ सरफेस क्रस्ट और रॉक्स. सेमोसियर जहां पर सैंडी एरिया से, सेमोसियर इज जहां सैंडी एरिया से सक्सेशन स्टार्ट होता है. हेलोसियर कहाँ होता है? जहां पर सलाइन सॉइल और वाटर, जहां सलाइन कंडीशन है वहां से अगर स्टार्ट होगा देन इट इज सेलोसियर. देन कम्स दी saline sear. So where the development of vegetation happens, where the microorganisms on dead matter they results into the development of the vegetation. This is the senile osier. So these are the different types of ecological successions. Moving ahead, next is the topic of bioaccumulation and biological biomagnification. Bioaccumulation and biomagnification. Basically, we know कि if there is a place जिसके थ्रू हम कुछ मटेरियल को पास करते हैं देन वी नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे कुछ मटेरियल की लेयर ऐड होने लगती है. दैट एडिशन रिजल्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक. अगर लिविंग बींग्स में भी ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड होते रहे देन दैट इज नोन एज द बायो एडिशन. This can be of two type. One is bioaccumulation, one is biomagnification. Bioaccumulation क्या होता है? That increase in the pollutant concentration in one microorganism over its lifetime. For example, अगर एक let's say there is this one cow, जब छोटी थी it started to eat food from the waste box, तो सॉलिड वेस्ट से कंज्यूम करती थी एंड देन इट कंज्यूम प्लास्टिक पॉल्यूटेंट. जब तक ये 10-12 साल 15 साल बड़ी होती है
in that scenario, what happens? The cow consumes a lot of the pollutants. तो over a period of its time, जो भी इसने pollutant consume करा होगा, जो उसकी body में trap होगा, that concentration will be known as the bioaccumulation. ध्यान रखिए, एक ऑर्गेनिज्म में ओवर इट्स लाइफ टाइम जो भी एडिशन होता है पोल्यूटेंट का, जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट इज बायो अक्यूमुलेशन. नेक्स्ट टर्म, सिमिलर लुकिंग टर्म, इज द बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब पोल्यूटेंट इंक्रीज करता है थ्रू आउट द फूड चेन. मतलब दैट इज टू से, अगर प्लांट के अंदर कुछ पोल्यूटेंट है, टॉक्सिन्स है, दैट रीचेस टू द हर्बीवोर्स एंड देन अनदर कम्युनिटी एंड देन टॉप मैमल. तो अगर यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट था, इफ दिस हैज 1% ऑफ पोल्यूशन एंड दिस जू प्लैंक्टन ईट्स 10 ऑफ देम, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा? 10% ऑफ द पोल्यूटेंट. देन यहाँ पर इट मे बी 20% ऑफ द पोल्यूटेंट, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अराउंड 50%. एक मैमल के अंदर या एक टॉप प्रेडेटर के अंदर लगभग 50% पोल्यूशन आ सकता है. सो दिस इंक्रीज इन पोल्यूशन विद ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन. इसका कहने का कुल मतलब है कि अगर आप लोअर लेवल पर, ट्रॉफिक के लोअर लेवल पर, इफ देयर इज एन स्पीशीज और उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, तो इफ देयर आर कंज्यूमर्स ऑफ दैट स्पीशीज अपवर्ड इन ट्रॉफिक लेवल, तो जो जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो इसके कंजम्पशन की वजह से, लोअर ट्रॉफिक के स्पीशीज के कंजम्पशन की वजह से टॉप स्पीशीज में जो पोल्यूटेंट है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. दैट इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन. सो content of pollution magnifies from from lower trophic level to higher trophic level. This is biomagnification. Bioaccumulation क्या है? सेम ऑर्गेनिज्म में, एक ही ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ, अगर उसके अंदर पोल्यूटेंट बढ़ते हैं, देन इट इज bioaccumulation. Accumulation is different, magnification is different, that you have to keep in your mind. Why this topic is being asked here? Because trophic levels are related, number one. Number two, pollutants, those specifically which are non-biodegradable. One is biodegradable, another one is non-biodegradable. तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में जो डिफरेंस है उसकी वजह से वी गेट सिंपली टू टाइप्स ऑफ सिनेरियो. कि बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो लंबे टाइम जाएंगे, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? दे स्टोर इन द फैट लेयर्स ऑफ द सेल. सो फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं. इन ह्यूमन बींग्स इट इज, और एनिमल्स इट इज द एडिपोज सेल्स. तो फैट में जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं. दीज आर दी फैट सॉल्युबल पॉल्यूटेंट्स, और इनको हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं. persistent organic pollutant, these are known as POPs, persistent organic pollutants, जो फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं. these are fat soluble, not water soluble, और बॉडी में स्टोर होते हैं, एंड दे रिजल्ट इनटू नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स, चाहे इकोसिस्टम हो या फिर एनिमल्स हो. they can result into cancer and other diseases. So these are responsible for bioaccumulation as well as biomagnification. To curb the menace of persistent organic pollutant, we have one convention, that is the Stockholm Convention. So Stockholm Convention is a global treaty. So it looks into the human health and environment health from the persistent organic pollutant. ये 2001 में स्टार्ट हुआ था इसके ऊपर डिस्कशन. स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में, which becomes another area which you need to discuss. And this became effective. This convention, this treaty became effective from 2004. And this simply tries to curb the use of or expansion of persistent organic pollutant through scientific research, deliberations and negotiations between member countries. कि हर कंट्री अपने अपने एंड पर जो भी POPs जनरेट कर रहे हैं, चाहे केमिकल प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, उसको कर्टेल डाउन कर सके. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी इज टू सपोर्ट द ट्रांजिशन, कि ताकि हम सेफर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सके. वी कैन सेव आवर इकोसिस्टम फ्रॉम POP. वी कैन टारगेट एडिशनल POPs, कि उनको भी कर्टेल कर डाउन कर सके. शुरू में इसने कुछ POP को टारगेट करा, देन इट ट्राइड कि ठीक है, these have been targeted, जो मोस्ट डेंजरस थे. अब कुछ और को टारगेट करते हैं विच आर स्टिल POP, पर उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है. इट टॉक्स अबाउट
क्लीन अप ओल्ड स्टॉक पाइल्स एंड इक्विपमेंट कंटेनिंग पीओपी। तो पीओपी को चाहे पुराना स्टॉक हो या फिर उन अगर किसी इक्विपमेंट में थे उनसे भी क्लीन करना। इट एम्स टू हैव अ पीओपी फ्री फ्यूचर। पीओपी स्टैंड्स फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। दीज आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी एक स्टेटमेंट आ जाए, एक स्टेटमेंट यहां से फैक्चुअल वे में पूछ सकते हैं। दिस एम टू बैन दिस कन्वेंशन एम टू बैन द 9 ऑफ द डर्टी डजन केमिकल्स। पहले से डर्टी डजन केमिकल को आइडेंटिफाई करा और उसमें से ट्राई करा कि 9 को बैन कर दिया जाए। व्हाट आर डर्टी डजन? डर्टी डजन इंक्लूड्स 8 पैरासाइट पेस्टिसाइड्स, जिसमें नाम कुछ ऐसे हैं: एल्ड्रिन, क्लॉर्डिन, डीडीटी, डायल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लॉर, मायरेक्स एंड टॉक्साफिन। आप इसके नाम के ट्रेंड को, पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। नेक्स्ट, which includes polychlorinated biphenyls and hexachlorobenzene. It also include 2 unintended byproducts of many industrial processes. तो जहां पर क्लोरीन को यूज करते हैं और वेस्ट इंसिनरेशन होता है, अदर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वहां पर यू गेट दी 2 डिफरेंट केमिकल्स जो इस तरीके के प्रोसेस से रिजल्ट होते हैं। दीज आर अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट्स बट स्टिल दे आर पीओपी। व्हाट आर दे? वन इज क्लोरिनेटेड डाइबेंजो P dioxins, another one is dibenzofurans. So these are commonly known as dioxins and furans. Now you have this list. What are dirty dozen? Dirty dozen involve 8 pesticides, 2 industrial chemicals, 2 unintended byproducts of industrial processes. This is about the dirty dozen. Recently, Cabinet of India has also approved other chemicals जो Stockholm Convention के through they have been put forward कि उन्हें भी POP की कैटेगरी में रखा जाए and उनको भी बैन किया जाए. So with this we are towards the end of this lecture. So we'll try to deal with other concepts in the next lecture. Thank you very much.